कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी खुशी, कभी गम। यही तो है विवाहित जीवन। जी हाँ, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ। ये कहानी है कवि माघ की। कवि माघ बहुत दयालु कवि थे, जो कुछ भी सम्मेलन में से मिलता सभी कुछ रास्ते में ही बांट आते। एक बार क्या हुआ, उनका एक नौकर रामू और कवि सम्मेलन से वापस आ रहे थे, तो जो कुछ भी मिला रास्ते में ही उन्होंने बांट दिया। अब रामू तिल मलाते हुए घर में दाखिल हुआ और अपनी मालकिन से लगा बतियाने। 2 बैल मिले थे और 2 गायें मिली थी और सुंदर आभूषण मिले थे। सब कुछ मालिक ने रास्ते में ही बांट दिया। इतनी बढ़िया शाल मिली थी कश्मीर की और खजुराहो की साड़ी मिली थी। मालकिन आपका भी उन्होंने नहीं सोचा। मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो चला जाऊँगा। और की ओर मुझे जो धोती सूती मिली थी और मुझे एक बचिया और एक तांबे का लोटा मिला था, वो भी मालिक ने दे दिया। मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। लगा मालकिन को पता नहीं। अब मालकिन भी तिलमला उठी। कवि जब घर में दाखिल हुए तो उन्हें तो पता था कि नौकर ने लगा दी है आग। अब जो मालकिन थी उसकी, रामू की, लगी बातें बनाने। मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। मेरे पिता ने 500 गायें दी थी, उनमें से अब एक रह गई है। जो भी सोना दिया था, जो भी पूंजी दी थी, सब कुछ आपने लुटा दी दान में। 5 नौकर दिए थे, उनमें से ये अंतिम रह गया है। ये भी अब जाने को तैयार है। अपने पिता की सारी दौलत आपने लुटा दी। जिनको आप देते हो धन राशि, वही बाद में बातें करते हैं कि सारा कुछ इन्होंने अपना यूं ही लुटा दिया। आप क्यों नहीं समझते? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आप ये 4 दीवारी भी बेच देना, दे देना दान में आप ये। और जब कुछ नहीं रहेगा तब मुझे बुलाना, या अपने अहंकार को छोड़कर मेरे मायके में चले आना आप। इतने में उनका जो नौकर आग लगा रहा था, दल बदलू, एकदम से क्या बोला, नहीं नहीं, मैं तो मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मालकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कवि जिनकी शोभा राजा भी करते हैं, जिनके लिए देश देश के कवि अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं, जिनके गीत नगर की वधुएं गाती हैं, जिनका इतना मान सम्मान है, मैं उनको छोड़कर जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मालिक को बोलता है, मालिक मैं चूल्हे में आग जला दूं? और कविराज उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, अपनी मालकिन से पूछ क्या बनाना है आज इसने। और इतने में ही सारा कुछ खत्म। और मालकिन लग जाती है चूल्हा जलाने में। क्या होता है, इतने में एक याचक ब्राह्मण उनके घर आते हैं। एकदम से मालकिन रामू को पूछती है, देखो ये क्या करने के लिए आए हैं? मालिक के साथ ही रहना, देखना कि ये ब्राह्मण कैसे आया है हमारे घर। और ब्राह्मण कविराज के पास आते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके पास आया हूँ धन लेने के लिए। तो कवि बोलते हैं कि बताओ क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैंने बेटी को सोने के आभूषण भी देने हैं, ब्रह्मभोज भी करवाना है, वस्त्र भी देने हैं उसको। आप मुझे कुछ धन राशि दे दीजिए। अब जो कवि थे वो सोच में पड़ जाते हैं, और ये बात नौकर भी सुन रहा होता है। जाकर भागकर मालकिन को बताता है। मालकिन कहते हैं कि देखो
मालिक के पीछे लगे रहना कि ये क्या करते हैं, किसी से ऋण तो नहीं लेते, कर्जा ना ले लें कहीं से, किसी से भी ये। अब जो कवि होते हैं वो तो दयालु, वो सोचते हैं कि मैं अब अपने घर आए हुए ब्राह्मण को जवाब कैसे दूं। वो देखते हैं कि घर में पुराने सोने के बर्तन पड़े हुए हैं, जो कि जोड़कर उनकी बीवी ने संदूक में रखे हुए थे, और नौकर को साफ करने के लिए कहती है। जब कबीराज की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो वो कहते हैं कि बात सुन रामू, अपनी मालकिन से कुछ नहीं कहना, इन बर्तनों में से एक एक बर्तन निकाल कर ये ब्राह्मण को देने हैं। रामू कहता है कि अगर मालकिन को पता चल गया तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी और आपको भी निकाल देगी। कविराज कहते हैं कि उसको पता नहीं चलना चाहिए। ब्राह्मण को 2 बर्तन देकर एक बार भेज देते हैं कि आप जैसे भी करके जो मिलता है उससे आप काम शुरू करो। और क्या होता है कि हर रोज 2 बर्तन नौकर रामू ब्राह्मण को दे आता। और एक दिन बातों बातों में मालकिन को पता चलता है कि कोई बात है, जो आपस में ये उपहार की बात कर रहे हैं। वो एकदम से फिर से गुस्से में आती, क्या बात कर रहे हो, किसको देना है उपहार, अब कुछ है तो नहीं घर में, कैसे उपहार दोगे। तो एकदम कवि मुस्कुराकर बोलते हैं कि नहीं, ये तो साथ वाले गांव में एक सम्मेलन हो रहा है, वहां की बात हो रही है, वहां पुरस्कार क्या देना है, ये बातें कर रहे हैं हम तो। अब रात को रामू बताता है कि मालिक, सब कुछ इंतज़ाम हो गया है, ब्रह्म भोज के लिए भी, और जो गायें देनी है बिटिया को शादी में, वस्त्र देने हैं, यानी सब कुछ हो गया है। लेकिन अब आभूषण रह गए हैं सोने के, बाकी तो सब कुछ हो गया है। अब आभूषणों का क्या करें। कविराज कहते हैं चलो देखते हैं क्या बनता है। रात को कविराज अपनी बीवी के साथ जब सो रहे होते तो एकदम से उनका ध्यान उनकी बीवी के हाथ में पड़े हुए कड़े के ऊपर पड़ता है। जब वो कड़ा चूड़ी देखते हैं बीवी के हाथ में तो एकदम से उनके ध्यान में आता है कि कैसे तैसे करके ये चूड़ी ब्राह्मण की बेटी को दी जाए। आधी रात की वो बात वो निकाल लेते हैं चूड़ी बाजू में से, और नौकर को उठाते हैं कि जल्दी उठो, जाओ ये ब्राह्मण को देकर कर आओ, कम से कम एक आभूषण तो हो उनकी बेटी को देने के लिए। और जब सुबह होती है एकदम से कविराज की बीवी की आवाज आती है अंदर से, स्वामी स्वामी। एकदम से कविराज आगे आते हैं, वो समझ जाते हैं कि आज तो बस गई। लेकिन बीवी बाहर आकर कहती है कि बिटिया की शादी में एक चूड़ी नहीं दी जाती, दोनों हाथों की चूड़ियां दी जाती हैं, ये भी ले जाइए, चलो मैं भी चलती हूँ शादी में। नौकर भी एकदम से आता है, उसको मुस्कुरा कर कहती है कि चलो सम्मेलन में चलना है ना। तो ये है विवाहित जीवन, खट्टा मीठा तीखा रसीला, सबका साथ देने वाला, इसी को अच्छा विवाहित जीवन कहा जाता है, अच्छा जीवन कहा जाता है। कविराज कहते हैं कि स्वामी इतना दीजिए जिससे खुद का भी पेट भर जाए और आने वाले का भी पेट भर जाए, हमें तो बस इतना ही चाहिए। ऐसे भी हैं इंसान दुनिया में जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन साथ, अच्छा साथ होना ज़रूरी है। अच्छे साथ के साथ ही सब सब कुछ हो सकता है। अब कविराज अकेले तो नहीं कर सकते थे ना,
तो दान पुण्य भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जीवन साथी साथ में अच्छा हो। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।